सही एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचने का एक सही तरीका क्या होगा? देखो, हर किसी की अपनी एक नियति तो डिसाइड होती ही है। ऐसा नहीं है कि आप ढूंढने निकलोगे तो आपको बेस्ट मिल जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी क्या रिटायरमेंट लेंगे? एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमारे देश की बागडोर चली गई जिसकी जन्म कुंडली में आपने कहावत सुनी होगी कि अंधों में काना राजा। वो नरसिंह भगवान का अवतार है, फिर ऐसे समझ लीजिए। क्या पाकिस्तान कुंडली के मुताबिक वो एक देश रह पाएगा? कहते हैं ना, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार जो मौका आएगा ना ऐसा, तो हो सकता है कि आधा पाकिस्तान आ जाए। रेड लाइन बोलूंगा मैं तो। शादी कब करेंगे राहुल गांधी? जिनकी जन्म कुंडली के सेवेंथ हाउस का कारक की वीनस है, ये तो मल्टीपल शादी दे देता है। आप एक शादी की बात कर रहे हो, लेकिन उनकी शादी हो चुकी है। क्या भारत नाम बदलने से हिंदुस्तान को फायदा होगा या इंडिया ही रहने दिया? जितनी भी कंट्रियों की कुंडलियां बनाऊंगा, सबसे ज्यादा राजयोग हमारे भारत की कुंडली में मिलेंगे। ये जो नाम है ना भारत, ये अद्भुत है। केजरीवाल का क्या होगा? एक बार तो सीएम बनी गए ना केजरीवाल जी भी। हाँ। उनकी जीवन का सबसे खराब टाइम चल रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। भविष्य एक कौतूहल का विषय है, हर लोग जानना चाहते हैं। कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोग लगातार, जब से हमने शुरुआत की है, राजनीतिक कैलकुलेशंस, रणनीति के साथ साथ चुनाव को लेकर के जो प्रेडिक्शन हम लोग आज तक करते आए, वो सबसे सटीक निकला। चाहे 2019 में 300 पार की बात हो, हमने आपको बताया। दिल्ली के चुनाव में तो हर बार हम सही साबित हुए। हरियाणा, जहां सारी दुनिया ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, हमने बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां हारेगी। महाराष्ट्र का भी वही हाल हुआ, और साथ ही साथ सबसे जो अनोखा रिजल्ट आया वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। सर्वेस अपनी जगह पे थे, लेकिन हमारी एनालिसिस वो कुछ और बयां कर रही थी। तो ये तो पॉलिटिकल एनालिसिस हम लोग करते आए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे मुद्दे आ गए, बहुत सारे मुद्दे। पाकिस्तान है, चाइना है, मोदी हैं, योगी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रशांत किशोर हैं, ये तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स, इनका भविष्य क्या है? और आज हम कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं, बल्कि सितारों के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ जो मदद हमारी करेंगी, पूजा जी भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि मनीष जी ने बताया सर, नो डाउट हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि सटीक इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल हम अपने व्यूवर्स को दें, लेकिन आज कुछ खास है। और खास इसलिए भी है क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान है वो बहुत खास है, जिन्हें ज्योतिष का अच्छा खासा और वो भी काफी लंबा अनुभव है। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस, ना जाने कितने लोगों के लाइफ के बारे में उन्होंने प्रोडक्शन किया, वो भी 100% एक्यूरेट निकला। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे बहुत सारे सवाल करें। तो बिना देर किए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का, जो है जाने माने एस्ट्रोलॉजर, लाइफ डिजाइनर कुणाल कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, तो शुरुआत करते हैं, आप ही पहला सवाल पूछिए। मैंने, ही इज वेरी यंग। यस। और मुझे लगता है कि आप आए कैसे इस एस्ट्रोलॉजी के जरिए? ये खींच लाया या फिर आपका कोई इंटरेस्ट था? देखो, हर किसी की अपनी एक नियति तो डिसाइड होती ही है। राइट। कहते हैं ना कि हर किसी की नियति लिखी जा चुकी है, सिर्फ उस रास्ते पर चलना बाकी होता है। कोई भी व्यक्ति जब सही समय पर सही स्टेप ले लेता है तो जीवन में बुलंदियों को छू लेता है। बिल्कुल। और जो व्यक्ति सोचता रह जाता है वो अपने जीवन में तमाम स्ट्रगल को फेस भी करता है। तो ऐसा ही मेरी लाइफ में भी रहा कि 12th पास होने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर को, तब तो खैर ये बात होंगी करीबन 96, पहले 94 में भी मैंने किसी को पूछा था। कोई घर पे एक पंडित जी आते थे, तो उन्होंने कुछ बातें बोली, तो मेरे मन में थोड़ी थोड़ी कि कुंडली कुछ होती है। फिर जब 12th के एग्ज़ाम दिए, क्योंकि पापा मेरे बहुत हार्ड थे, तो कहते थे अगर फेल हो जाओगे। हार्ड होते हैं। नहीं, अभी जैसे देखो हम है, हाँ। तो अभी बिल्कुल हार्ड नहीं है।
अभी जो आने वाली यूथ है ना, वो बिल्कुल बच्चों से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, हालांकि बच्चों के बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण भी होती है कि ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी हमें कम प्यार करते थे, बिल्कुल सही लेकिन बात है। उनके तरीके अलग अलग थे। पुराने जितने भी आपकी उम्र या हमारी उम्र के या पुराने समय के लोगों को मिलोगे ना, तो प्यार के समय प्यार और लात के समय लात, वो बिल्कुल भी रुकते नहीं थे। आज हर माँ, और पहले टीचर कितना पीटते थे, हमारी टीचर खुद कान पकड़ के पूरा आगे पीछे इतना घुमा अभी तो देती दिक्कत थी। है। आज कोई टीचर बच्चों को हाथ लगा दे, माँ बाप पहुंच जाते हैं और बच्चे उस टीचर को टर्मिनेट करा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई गलत है और हर कोई सही है, सबके अपने अपने पैमाने हैं। तो स्कूल से निकलते समय हमने देखा कि एक ज्योतिषी का बोर्ड लगा हुआ है और एक पिंजरे में तोता बैठा हुआ है। और ऐसे ही मेरा एक दोस्त होता था, हम स्कूल से शुगर मिल, मवाना शुगर मिल आपने सुनी होगी, उसी में मेरे फादर जॉब करते थे। तो हम पढ़ते थे एएस इंटर कॉलेज में। तो बाहर उसको हमने कहा इसको पूछ लेते हैं, तो उसको पूछा तो उसने पता नहीं कैसे बोला कि तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है और तुम्हें पिता का सुख नहीं है, तुम्हें माता का सुख नहीं है, तुम्हें ये सुख नहीं है, वो सुख नहीं है। अब हम अपने माइंड में उसको कैलकुलेट कि पिताजी भी पीटते हैं, मम्मी भी बचाती नहीं है, तो यही सुख होना और ना होना शायद ये बता रहा है। तो वो जब पापा को मैंने बताया कि जब मम्मी को जाके बताया कि मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, मेरी कुंडली में काल सर्प योग है और 5 रुपए लगेंगे, मेरा काल सर्प योग खत्म हो जाएगा। पता नहीं था ना। तो पिताजी जब लंच टाइम में आए तो मम्मी ने पापा को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे इसकी कुंडली में काल सर्प योग है किसी ने। तो पिताजी खड़े हुए, उन्होंने एक ही थप्पड़ दिया और ये बोला कि काल सर्प योग उतर गया कि अभी बचा हुआ है। मैंने कहा जी उतर गया। तो ये अब एक माइंड में बैठ गया मेरे कि काल सर्प योग ये इतना बड़ा दोष है कि इसने मुझे पिटवा भी दिया, यानी कि ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो मन में बैठ गया। और 12th में मैं 16-17 साल का हूँगा, ये 96 की बात है। तो फिर उसके बाद मैं पहली बार, अब और कोई रास्ता नहीं मिला, लेकिन उसने एक और बात मुझे बोली थी कि अगर तुम ये पूजा ना करा पाओ तो शिव भगवान की पूजा करो। तो अब मैंने भी बोला हुआ था कि हे शिव भगवान, आप अगर पास करा दोगे तो मैं कांवड़ लेने जाऊंगा, कांवड़ लेके आऊंगा, जल चढ़ाऊंगा और आपको खुश करूंगा, तो मुझे पास करा दो, बस ये इच्छा है मेरी। वो मैं लकीली पास भी हुआ। मैं 10th में भी और 12th में भी, मतलब मैं बता नहीं सकता ऐसे नंबर से पास हुआ कि आप भी हंसोगे। और जिसने टॉप किया होगा वो भी इतना खुश नहीं होगा जितना मैं खुश होता था सिर्फ पास होने पर। राइट। तो मैंने अब क्योंकि विश मांगी थी तो मैं कांवड़ लेने चला गया। तो वहां वापस आते हुए मैंने किताब पढ़ी पंडित आनंद केवल जोशी जी की, काल सर्प योग और उनके उपाय। आप सोचो कि उस किताब को देख के मेरे माइंड में बैठ गया कि यार पूजा तो हुई नहीं, काल सर्प योग लिखा हुआ है तो इसको पढ़ लेता हूं। और उस कांवड़ के रास्ते का जो समय था वो 7 days था। 7 दिन में हम अपनी डेस्टिनेशन यानी कि मवाना बड़ा महादेव पे पहुंचे। और सब अपना सोते थे या कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, जो कांवड़ का रास्ते का समय होता obvious सी था। बात। और मैं उस किताब में इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उस पूरी ट्रिप पे मैंने वो किताब पढ़ डाली, पूरी खत्म हो गई। और मुझे उससे ये सीख मिली कि जिसके ऊपर काल सर्प योग हो वो शिव भगवान का उपासक बन जाए, उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। मुझे शिव भगवान से और प्रेम हो गया। ये देखो कि आज मुझे इस बात को 27 साल हो गए, मैं आज तक भी कांवड़ लेके आता हूँ। अपना नियम आज तक भी मैंने ब्रेक नहीं किया कि वो शिव भगवान को प्रॉमिस किया था। और फिर मैंने दूसरी बार ये प्रॉमिस किया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, सही सलामत रहूंगा, मैं तेरी कांवड़ लेके आता रहूंगा। देखो 20 साल में पैदल लेके आया हूँ, बहुत होते हैं किसी के लिए शायद बहुत ना भी बिल्कुल होते। कुणाल जी, तो आपने वो सही समय का जिक्र किया, लेकिन आज के समय में तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, मतलब नो डाउट संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक सही एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचने का एक सही तरीका क्या होगा? देखो ये भी नियति ही डिसाइड करती है। ऐसा नहीं है कि आप ढूंढने निकलोगे तो आपको बेस्ट मिल जाएगा। मेरा ये सजेशन है आपको भी और दुनिया के हर इंसान को कि जिसका कर्म ट्रैक अच्छा होगा ना, आपके कर्मों के आधार पर ही डिसाइड होगा कि आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर
जरूरत भी है कि नहीं। जब आपको जरूरत होगी घर बैठे भी आपको एस्ट्रोलॉजर मिल लेकिन जाए। जैसे कि आपने वो काल सर्प दोष का आपने जिक्र किया, और आज की डेट में हम जाते हैं अगर किसी ज्योतिष से मिलते हैं तो वो ना जाने क्या क्या दोष निकाल देते हैं, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, इसकी पूजा करा लो, उसकी पूजा करा लो, और जो पब्लिक होती है वो कहीं ना कहीं ठगी जाती है, लाखों लाखों के पूजा हो जाते हैं। तो इसमें भी लोगों को बहुत दिक्कत आती है, तो इससे कैसे तो बाहर यही निकले? देखो, उस चीज से तो मुझे सीख ये मिली हाँ, कि आप अगर गूगल पे डालोगे आचार्य कुणाल कुमार काल सर्प योग पूजा, जी, जी। तो आपको कितनी 2006, 7, 8 हमने अपने जीवन में, मेरे गुरुजी पंडित नारेंद्र श्री माली जी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनके मरने के बाद मैंने सिर्फ उनको ये प्रॉमिस किया था, और मेरे जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी उन्होंने भी कहा था कि इसको प्रोफेशन मत बनाना, तुम बहुत नाम कमाओगे। लेकिन उनकी भी डेथ के बाद अब मुझे लगा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो कुछ है नहीं, तो मैंने प्रॉमिस किया अपने गुरुजी को कि हम काल सर्प योग की पूजा से कभी कोई कमाई नहीं करेंगे, कोई जरूरतमंद आ जाए उससे कोई चार्ज नहीं करेंगे, और किसी के घर में अगर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी प्रॉब्लम होगी उससे कभी हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे और उससे कोई कमाई नहीं करेंगे। आज तक भी बहुत बढ़िया, इस पूरी बहुत दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता, देखो मैं तो आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा जी, हूँ, पर तभी तो पूरी आपको दुनिया बुलाया है, में सर। पूरी दुनिया में ये कोई कह नहीं सकता कि मैंने इन चीजों के माध्यम से किसी से कभी कोई कमाई की है। और यही रीजन है कि हम लोग बात भी कर रहे जी। हैं कि जहां कोई बिजनेस जो है, ज्ञान का बिजनेस नहीं हो रहा है। अब हम लोग आते हैं राजनीति के ऊपर। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि अभी हाल में ही सरसंघ चालक जी ने एक 75 साल की उम्र की बात कर दी कि भाई उसके बाद रिटायरमेंट करना चाहिए, और कई सारे लोग जो है वो ये कयास लगा रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है। ये प्रधानमंत्री मोदी क्या रिटायरमेंट लेंगे या अभी देश की सेवा में लगे रहेंगे, या यूं कहें, मेरा तो ये मानना है कि देश को आगे लेके जाते रहेंगे, कब तक? देखो, अगर मैं उनकी कुंडली की बात करूं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो एक ज्योतिषी होता है वो तो उसी के आधार पर ही बात करता बिल्कुल सही है। बात जी, है। जी। तो ऐसे ही जहां तक नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली का सवाल है, तो मैंने अपने जीवन में करीबन मुझे 26-27 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी लाइन में, और सही बताऊं तो शुरू के जो 10 साल हैं मैंने इसको सिर्फ स्टडी किया, ये समझने की कोशिश की ये काम करता भी है कि नहीं, और जब पाया कि ये काम करता है और अगर सही समय पे सही एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान किसी को मिल जाए तो चुटकी बजती और किस्मत बदल जाती है। सही समय पर सही ज्ञान, एक सीढ़ी तो पकड़नी है। तो ऐसे ही अगर मैं ज्योतिष के आधार पर बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी की जो जन्म कुंडली है उसके लगन में ही सबसे पावरफुल प्लैनेट मंगल रोचक महापुरुष योग बना के बैठे हैं, और साथ में चंद्रमा भी बैठे हैं। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में संबंध होता है इसको अद्भुत राजयोग यानी कि इसको महालक्ष्मी योग कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि महालक्ष्मी सुन के आपको कुछ तो लगा होगा ना, महालक्ष्मी यानी कि पैसा। बिल्कुल। तो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमारे देश की बागडोर चली गई जिसकी जन्म कुंडली में 2 ऐसे राजयोग हैं जो कि करोड़ों लोग पैदा होते हैं तब भी किसी की कुंडली में नहीं होते। ओह माय गॉड। इसको बोलते हैं चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग, और दूसरा जो सबसे पावरफुल राजयोग है उसको बोलते हैं अखंड साम्राज्य योग। इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता। अगर योगों की मैं बात करूं तो सबसे टॉप नंबर पे आता है अखंड साम्राज्य योग, दूसरे नंबर पे आता है जैमिनी राजयोग, तीसरे नंबर पे आता है चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग। तो फर्स्ट योग और थर्ड योग दोनों मोदी जी की कुंडली में है। मंगल हमारी शरीर में भुजाओं में जो बल है, हमारा जो ओज है, हमारा जो पराक्रम है, हमारा जो सामर्थ्य है, ये मंगल से देखा जाता है। मंगल यानी कि सेनापति, मंगल यानी कि जितनी भी हमारे देश में सैन्य बल है, पुलिस बल है, ये मंगल है। और जिसका मंगल लगन में उच्च जगह हो उसको पैसे से प्यार नहीं होता, लेकिन इतिहास रचने से उसको नेम से प्यार होता है। और आज देखो, जब से 2014 में जब से मोदी जी के हाथ में हमारे देश की बागडोर गई, तो पहले के पैसे में दुनिया आंकड़े जो मर्जी बोलते रहें, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इंडियंस के पास पैसा बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, जो इसमें कोई भारतीय डाउट हैं, नहीं है। चाहे वो लंदन में बैठे हैं, चाहे वो बिल्कुल सही यूएस बात में बैठे हैं, आज मैं दुनिया की कितनी कंट्रीज में जाता हूं, लेकिन जो पेइंग कैपेसिटी हमारे पुराने इंडियंस के हाथ में है ना,
वो आज भी फॉरेनर्स के पास नहीं है। कितने शेख मेरे क्लाइंट्स हैं, कितने फॉरेनर्स क्लाइंट हैं, पर जो पेइंग कैपेसिटी है, यानी कि उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो क्षमता है पैसे को जोड़ने की, बहुत लोग पैसे को जोड़ नहीं पाते। तो भारतीयों के पास जो पैसा है उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारे देश के जो पीएम हैं उनकी कुंडली का जो महालक्ष्मी योग है उसका बहुत बड़ा रोल है। और आप देखिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोग, जो गरीब है वो भी जो है वो दुनिया बेहतर के हुए हैं। सारे लोग अमीर नहीं हो सकते और दुनिया बिल्कुल के सही बात सारे है। लोग गरीब नहीं हो सकते। सबके अपने कर्म, अपनी नियति लिखी होती है। लेकिन मेरे सवाल का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। रिटायरमेंट होगा या नहीं होगा? इनका रिटायरमेंट सही बताऊं तो जब तक इनका शरीर पूरा नहीं होगा ये रिटायरमेंट नहीं लेंगे। मतलब है कि 2029 के चुनाव में कुछ लोग जो सपना देख रहे हैं वो सपना जो है बिल्कुल पूरा हो बंद कर जाएगा। देना चाहिए। वो देखो, नियम बनते भी हैं हाँ, और शायद बनते भी इसलिए कि उनको ब्रेक किया जा सके। इतिहास रचा जाता है, क्या उसके ऊपर कोई इतिहास कभी रचा ही नहीं जाएगा? रिकॉर्ड अगर बने हैं तो रिकॉर्ड टूटने के लिए रिकॉर्ड बनते हैं। तो ऐसे ही अगर उन्होंने कोई एज डिसाइड कभी तो करी होगी ना, हाँ। तो दूसरी भी डिसाइड हो सकती है। कल को हो सकता है कल को वो राष्ट्रपति वाला पोजीशन ले लें और उसके बाद वो मतलब अपनी ये देख रेख राजयोग, में लक्ष्मी योग जो है वो लंबा चलने वाला है, वो छूटने वाला नहीं है। तो ये तो 2029 की भी बात हो ही गई। मतलब डिक्लेयर कर दिया जाए कि 2029 में मोदी जी आ रहे हैं वापस। वो जाएंगे ही नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि एक बात चल रही कि क्या आने वाले कुछ समय में कोई बहुत बड़ा फैसला जैसे 370 हो गया, जैसे और भी UCC बड़े है, यूसीसी है, ये बिल्कुल। सब, क्या इस तरह का कोई और भी बड़े बड़े फैसले प्रधानमंत्री मोदी ले सकते हैं? देखो, जैसे अभी इस साल का जो अगर हम देखें तो मंगल और केतु का साल है ये। इस साल का जो मूलांक है वो 7 नंबर है, वो 9 नंबर है, और लास्ट में 2025 का जो नंबर है वो 7 है। यानी कि मंगल और केतु का अंगारक योग इस साल सिर्फ मिस हैपनिंग्स या इस साल कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो रही हैं जिसकी वजह से अभी थोड़े से वो शांत हैं। क्योंकि अगर उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग देखूं तो उनके 10th भाव में ये पोजीशन बनी हुई है मंगल और केतु के अंगारक योग की। यानी कि पिछले 3-4 महीने और अगले 1-1.5 महीना मंगल केतु का जो अंगारक योग था, मंगल तो अभी सिंह राशि से 11th हाउस में चले गए, उनका और मजबूत हो गया। केतु अभी उनके 10th हाउस में ही रहेंगे जो कि नेक्स्ट 18 मंथ। राहु उनके गोचर में, उनकी कुंडली के 4th हाउस में है, जो कि अंदरूनी षड्यंत्र को, अंदरूनी जो राजनीति में उथल पुथल है, अंदरूनी जो राजनेता हैं जो षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं कि कब ये जाएं और कब हम ऊपर आए, वो नेस्तनाबूद होने वाले हैं। क्योंकि राहु चौथे घर में बैठा है और जिस व्यक्ति का, और कुंभ राशि का राहु, दुश्मनों का खात्मा होने आपने वाला बहुत सही बात कही। देखिए धनखड़ साहब यही कर रहे थे जी। ये कैपिटल टीवी में हम लोगों ने कई बार आप लोगों को बताया कि धनखड़ साहब कांग्रेस और अलग अलग लोगों के नेताओं के साथ मिलकर ये यही साजिश में रच रहे जो आप बात कर रहे थे और नेस्तनाबूद हो गए। कुणाल जी, एक और मेरा सवाल है, जैसे कि आपने रिटायरमेंट की तो चर्चा चलती रहती है, मोदी जी खुद से कुर्सी छोड़ेंगे या उन्हें हटाया जाएगा आने वाले वक्त में? देखो, उनको हटाने के लिए उनसे ऊपर के पावर का कोई व्यक्ति चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हो नहीं सकता, लेकिन अभी मुझे कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल सही अभी बात। मुझे कोई नजर नहीं आता जी। आपने कहावत सुनी होगी कि अंधों में काना राजा, तो अभी तो सब अंधे हैं, उनमें कोई काना भी नहीं है। तो मोदी साहब की कुंडली इतनी पावरफुल है कि सामने आपने पिछले अभी 10-15 सालों में, 10-12 सालों में ये नहीं पाया कि उनके सामने कोई खड़े होकर के बात करता है तो कांपने लगता है। कभी ना कभी उम्र हो रही उसकी है। वजह उनकी अपनी ओरा है, उसकी वजह उनके अपनी जो स्टार्स पराक्रम पोजीशन है। और मैं बता दूं, हमारे भारत की कुंडली क्या है? वृषभ लगन। नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या है? वृश्चिक लगन। दुनिया के 4 लगन सबसे पावरफुल होते हैं, वृषभ लगन, वृश्चिक लगन, कुंभ लगन, सिंह लगन। ये स्थिर लगन है। अगर हम वृषभ लगन को उल्टा कर दें तो वृश्चिक लगन बनता है, यानी कि दूसरी सबसे पावरफुल कुंडली जो है वो वृश्चिक लगन है। देश के सबसे रिच इंसान आज के समय में कौन है? एक ही नाम लोगे आप, अडानी या अंबानी। बिल्कुल। मुकेश अंबानी जी का भी जो लगन चार्ट है, मुकेश अंबानी जी का भी जो लगन चार्ट है वो वृश्चिक लगन चार्ट है। तो ये इतनी पावरफुल चार्ट हैं कि इनको कोई मात नहीं दे। क्या आपको लगता है मुकेश अंबानी जी को कोई मात दे पाया या दे सकता है? जब तक उनका जीवन रहेगा ना,
तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता। दो दुश्मन, एक तो आपने बता दिया कि जो अंदर जो सबटाज करने वाले लोग वो धराशायी हो जाएंगे, एक दुश्मन जो है बॉर्डर के उस पार है। जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हो। देखिए पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में चल रहा है बवाल, वहाँ पे बीएलए जो है वहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में कुछ चल रहा है। क्या पाकिस्तान की कुंडली के मुताबिक वो एक देश रह पाएगा? देखो, आने वाला जो समय है पाकिस्तान का बहुत ही डेंजरस है। रेड लाइन बोलूंगा मैं तो। खतरे की घंटी बस बजते बजते रह जाती है अगर बहुत कम समय में बहुत अच्छे डिसीजन पाकिस्तान ने नहीं लिए। राइट। तो पाकिस्तान सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं दुबई में बहुत सारे पाकिस्तानी मुस्लिम्स को मिलता हूं, बहुत सज्जन लगते हैं, बात करके समझ आता है कि वो भी बेचारे जो पीड़ित हैं। आज देखो जितना भी दुबई के अंदर ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर हैं वो सब पाकिस्तानी हैं, बेचारे परेशान हैं हालातों को लेकर के। सिर्फ उनको कोई मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। जो ऊपर लेवल की राजनीति, गंदी राजनीति वहां पर हो रही है ना, उसकी वजह से एक दिन पाकिस्तान अपने आप को ही डुबो लेकिन ये लेगा। बहुत अच्छी बात है कि मोदी के राज में देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। एक सवाल तो और बनता है कि क्या पीओके आएगा? देखो, एक मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि एक यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, तो क्या आपने देखा है कि जो पहली बार में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बन जाता वो दोबारा कभी, या नहीं बनता वो दोबारा कभी एग्जाम नहीं देता? बिल्कुल सही बात, देते हैं। और ऐसा आपने देखा है या सुना है कि कुछ लोग तीसरे अटेम्प्ट में या पांचवें अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा लगता है कि क्लियर हुए हैं? हाँ, राइट। और उन्होंने इतिहास रचा है। राइट। हाँ। अब दो क्वेश्चन है कि अगर इसकी कुंडली में आईपीएस बनने का योग था तो ये पहले क्यों नहीं बना, और अगर पहले योग था तो उस समय बना क्यों नहीं? टाइम नहीं आया। तो ऐसे ही ये एक योग था। जो अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ उस समय कुछ तो चूक हो गई, मैं उंगली देखो नहीं उठाऊंगा, कुछ तो चूक हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा मौका नहीं आएगा। मोदी जी को ये समझ आ गया है, शायद उनको अंदरूनी कहीं ना कहीं, अकॉर्डिंग टू कुंडली मैं समझता हूं, क्योंकि इससे बलवान, इससे पावरफुल, इससे चिड़चिड़ी इरिटेटिंग कोई कुंडली भी नहीं होती। ये चाहते हैं तो हाथ डाल के अपनी चीजों को वापस ले आते हैं। ये शायद जो सलाहकार होते हैं उनकी दबाव में या उनकी बातों में आकर के वो स्टेप नहीं ले पाए, लेकिन अब की बार, कहते हैं ना, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार जो मौका आएगा ना ऐसा, तो हो सकता है कि आधा पाकिस्तान आ जाए। पीओके को तो छोड़ दीजिए। ओह माय गॉड। अब ये बताइए, एक डर, बहुत सारे लोग, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो धमकी दी जा रही थी कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। क्या कभी नियर फ्यूचर में हिंदुस्तान इस तरह की परिस्थिति से गुजर सकता है कि न्यूक्लियर वॉर में इन्वॉल्व हो जाए? देखो, ऐसे चांसेस बनने थे। अभी मैं सही बताऊं कि ऐसा डेंजरस योग था कि आधे धरती पर प्रलय हो सकती थी। जी, जी। बट ये सबसे डेंजरस योग पिछले लास्ट 3-4 मंथ में था, लेकिन वो निकल गया। बिल्कुल 29 तारीख के, ये अगर मैं बात करूं, अभी मंगल का जो सिंह राशि से 28 तारीख को जो चेंज हुआ है रात को, मंगल जो है सिंह राशि से जो कन्या राशि में ट्रांजिट हुए हैं, जब तक वो सिंह राशि में केतु के साथ में थे तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक घबराहट थी कि अगर ऐसा कोई, और देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ उस समय चांसेस थे कि पाकिस्तान ने जरा से भी उठापटक की तो भारत रुकने वाला नहीं है। उस समय ऐसी स्थितियां, अभी दूसरा भी एक हादसा हुआ जो इजराइल में और ईरान का युद्ध, उस पीरियड में भी मेरे को लगता था कि ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हुई नहीं, वो मैंने 2025 के जनवरी फरवरी में एक पॉडकास्ट किया था इसी टॉपिक पे कि ये 2025 कैसा रहेगा। उसमें मैं सारे इंडिकेशन दिए थे, लेकिन अभी रुक गया। यानी कि कुछ चीजें ना ईश्वर के अधीन है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा प्रलय को लाना, तब तक मनुष्य के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक योग है कि जब वो योग थे अभी वो समय चला गया, तो अभी न्यूक्लियर वॉर वाला तो समय नहीं है। उसके लिए तो भारत क्या, धरती के हर इंसान को टेंशन फ्री रहना चाहिए, क्योंकि अभी कमिंग समय में ऐसा कोई चांस नहीं है। अब एक भविष्य की बात करते हैं, योगी जी के बारे में पूछना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ
उनका भविष्य कैसा देखते हैं आप? देखो, कल को अगर वो पीएम बनेंगे तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देखो, जो एक व्यक्ति सन्यासी से सांसद बन सकता है, सांसद से सीएम बन सकता है, और पीएम बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर राजयोग नहीं होते तो वो इस पोजीशन पे तो कभी जो नहीं आपने आए। मोदी जी की कुंडली में राजयोग, लक्ष्मी योग, इन सब का जिक्र किया, योगी जी की कुंडली में क्या है? जी, देखिए, उनकी कुंडली में राजयोग तो है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा समय बाकी है। अभी देखो, हर इंसान ना कभी कभी सिर्फ अपनी बातों से, अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से नहीं चलता, उनके सलाहकारों पर भी डिपेंड करता है। मनुष्य के चुनाव ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को चुना और कर्ण ने दुर्योधन को चुना। अपना अपना चुनाव उनके भविष्य को निर्धारित कर गया। एक पूजनीय हो गए और एक बेचारे कर्ण जो हैं वो समाप्त हो गए। तो कभी कभी आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे सलाहकार कौन हैं। जब आपके सलाहकार आपको गलत ज्ञान देने लगे तो आपको कभी पता नहीं चलता कि कितनी बड़ी पोजीशन से उन्होंने आपको ब्रेक करा दिया। और अभी उनके लिए थोड़ा लंबा समय है, कितना लंबा इंतजार करना अभी है, काफी समय है। मतलब आपने तो बताया कि अभी तो मोदी जी हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में माना जाए मोदी जी के देखो, उत्तराधिकारी योगी जी होंगे? मोदी जी अकेले यूपी से डिसाइड, यूपी का एक महत्वपूर्ण रोल है, बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है कि पीएम को बनाने में सिर्फ यूपी का योगदान होता है। भारत के और भी राज्य हैं, और अभी जो उनका आक्रामक रोल रहा है योगी जी का, आपने देखा होगा, वो डरते नहीं है, बहुत तेजी से और जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं। तो मोदी जी के अंदर अभी बहुत ही समझ है, सूझबूझ है, योगी जी में भी है, बट एज डिफरेंस है। तो वो भी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल देखो सीएम रहे, उसके बाद आज एक एज अभी उनके लिए बहुत कम, 10-15 साल, 20 साल हो सकता है कि इसके बाद कोई सरकार एक बार आए, अपना वजूद बनाने की कोशिश करे, उसके बाद का जो टर्म आएगा उसमें योगी जी एक बिग पावर के, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक कष्ट नहीं सहे, जब तक कष्ट नहीं मिलेगा, अभी तो दूसरी सरकारें भी बहुत अपनी पोजीशन बनाने में लगी हुई हैं कि किसी तरीके से वो मोदी सरकार को हटाएं, बीजेपी को हटाएं, और लेकिन हमें कब पता चलेगा, कब समझ आएगी, जब कोई दूसरी सरकार आएगी ना, तब हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा कि हमने मोदी सरकार को हटा के या बीजेपी सरकार को हटा के कितना बड़ा खामियाजा भुगता है। तो फिर शायद दोबारा जब टर्म आएगा तो उसमें योगी जी जो है पूरी ताकत के साथ। तो ये बताइए कि आपके बातों से जो समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या बनेंगे? देखो, उनकी मैं कुंडली क्या कह रही है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया है, और मैं बता दूं आपको, इंदिरा गांधी जी के का नाम तो आपने सुना ही अरे होगा। बिल्कुल। तो इंदिरा गांधी की जो जन्म कुंडली थी वो मीन लगन कुंडली थी। उनकी कुंडली के 5वें घर में राहु विद्यमान थे, और जब तक इंदिरा गांधी जी जीवित थी तब तक उनका कोई बेटा पीएम नहीं बना। ठीक। 5वां घर हमारे असेंडेंट और डिसेंडेंट का भाव होता है, यानी कि व्यक्ति का अपनी संतान से और पिता से जो संबंध है वो पंचम भाव से देखा जाता है, और व्यक्ति की जो बागडोर है उसमें 10th भाव का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, आपके लगन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो मीन लगन कुंडली, यानी कि जब तक वो अपने जीवन में पोजीशन पे थी तब तक उनके बच्चे पोजीशन नहीं पा सके, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनकी कुंडली में अगर देखूं तो सब कुछ बहुत अच्छा था, और देखो वो पीएम बने। लेकिन जो सोनिया गांधी जी की कुंडली, उनकी कुंडली में ना पिता सुख अच्छा था, पति सुख अच्छा था, और ना ही उनकी कुंडली में पीएम बनने का योग था। चलाने का तो योग बन गया, क्योंकि उनकी कर्क लगन कुंडली, उनके 5वें घर में केतु विद्यमान थे। तो ऐसे ही फिर संतान के घर में केतु आ गया। अभी देखिए, इतना टाइम बीत जाने के बाद भी ना प्रियंका गांधी जी अपनी पहचान बना पाई, और ना अभी राहुल गांधी जी अपनी पहचान बना पाए। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि जितनी बातें, जितने मीम्स उनके ऊपर बनते हैं वो सही हैं, वो गलत भी हो सकते हैं वो, लेकिन जब समय खराब हो, समय सपोर्ट ही ना कर रहा हो, तो आदमी इनसे निकल नहीं सकता। का समय भी साथ नहीं दे रहा। हाँ, जब तक सोनिया गांधी जी का जीवन रहेगा, ये देखो, या तो ये दोष है
इस दोष का या तो उनके कोई एस्ट्रोलॉजर सलाहकार उनको अच्छे आज तक नहीं मिले। लेकिन सर ऐसे में आपको कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य दिख रहा है, क्योंकि एक एक स्टेट्स हाथ से निकलते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का भविष्य है तो अभी समझ लो बिल्कुल भी, अगर मैं Down है। कंपेयर Down करूं है, हाँ। तो बीजेपी से अगर कंपेयर करूं तो शायद अब 10-20% पावर में है, और एक दिन वो भी चीजें खत्म हो जाएंगी। दोबारा कांग्रेस में नया यूथ जुड़ेगा, नए लोग अलाइन होंगे, पावरफुल कुंडली वाले लोग अपने हाथ में बागडोर लेंगे, तो शायद ये धीरे कब धीरे होगा? राहुल गांधी के रहते रहते होगा या नहीं हाँ, होगा? राहुल गांधी जी के रहते रहते होगा। अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी जी की कुंडली में इतनी कमियां नहीं है, लेकिन फिर भी जब समय सपोर्ट ना कर रहा हो ना, भाई ऐसे उदाहरण ले लीजिए कि आपका समय बहुत बढ़िया है, आपका आम खाने का मन कर रहा है, और आप किसी आम के पेड़ पे चले जाओ आम तोड़ने के लिए, लेकिन आम का सीजन नहीं है, तो अब कितना भी बढ़िया कुंडली हो, कितनी भी बढ़िया समय चल रहा हो, लेकिन जब आम का सीजन ही नहीं है, आम के पेड़ पे आम ही नहीं लगे, तो आम खाओगे कैसे? लेकिन समय बढ़िया और आम के पेड़ पे आम है, तो आप जाओगे, पता चला जैसे ही पहुंचे 2-3 आम नीचे टपक गए। तो किस्मत अच्छी थी, आपने कहा यार मैं तो बहुत लकी हूं मेरे आते ही। तो यही उनका समय, मतलब सही समय का इंतजार अभी- करेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है तो सर मेरे मन में एक सवाल है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों के मन में भी ये सवाल होगा, शादी कब करेंगे राहुल गांधी? जी देखो, जैसे ये सवाल ना सच में बहुत अच्छा है कि मैंने देखा है जो राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली है, उस कुंडली के अकॉर्डिंग उनकी जो शादी है, उनकी शादी कहीं ना कहीं, अगर मैं बोलूं कि शायद दुनिया की नजरों में नहीं है, लेकिन उनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि उनकी कुंडली के जो 7th हाउस का जो मालिक है वो चंद्रमा है। बड़ा कंट्रोवर्शियल बात बोले, वो टेबल पे ही बताइएगा। मतलब राहुल गांधी is हाँ married। हाँ। देखो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो कि 7th हाउस का जो मालिक है वो चंद्रमा है, और 7th हाउस में वीनस बैठे हैं। मैंने अपने जीवन में आज तक कोई जन्म कुंडली नहीं देखी जिनकी जन्म कुंडली के 7th हाउस का कारक ही वीनस है। ये तो मल्टीपल शादी दे देता है। आप एक शादी की बात कर रहे हो, विदेश दौरे का पता लगाना पड़ेगा सर। ये मल्टीपल नहीं, आपको विदेश, आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करने की नीड है कि आप गूगल पे सर्च करो कि 7th हाउस में वीनस क्या करता है। हाँ। ओके। तो 7th हाउस हर भाव का एक कारक प्लैनेट है, जैसे लगन के सूर्य, 2nd के जुपिटर, 3rd के मंगल, 4th के चंद्रमा, 5th के जुपिटर, 6th के सैटर्न मंगल, 7th के वीनस। और 7th किसका होता है? पार्टनर का, पार्टनरशिप का, डे टू डे इनकम का। तो 7th हाउस के मालिक भी 11th हाउस में बैठे हैं, हालांकि वो नीच के बैठे हैं। तो अब क्या वजह है, क्यों वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते या नहीं लाएंगे, ये अपने आप में सर एक क्वेश्चन चीज और मार्क है, है। उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, नेशनल हेराल्ड केस में भी वो फंसे हुए हैं, बहुत सारे मानहानि का उन पर केस चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप उनकी कुंडली को देख के क्या समझ पा रहे हैं, क्या राहुल गांधी कभी आने वाले वक्त में जेल जाएंगे? देखो ये भी सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है कि जेल तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह है कि उनके जो 7th हाउस में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे घर, जैसे आपको याद होगा कि पुराने समय में सजाए काला पानी जेल क्या होती थी? सजाए काला पानी, यानी कि समुद्र के पास, समुद्र के बीच में कोई टापू होता था। वो जितना विदेश यात्रा करते रहते हैं ना, ये इनके जेल योग को टालता जेल और दूर की यात्रा, सजा, कैद, दंड, विदेश यात्रा, दान, पुण्य, मोक्ष, अस्पताल, दूर की यात्रा, फिजूल खर्चे, लॉसेस, ये एक ही हाउस से देखे जाते हैं। जब आप कोई भी व्यक्ति जिसकी कुंडली में जेल योग बना हो, और वो जरूरी नहीं है कि उसने पाप नहीं किया है और जेल योग किसी ने उसको फंसाने की कोशिश की है, तो विदेश यात्रा करने से भी वो दोष वीक हो जाता है। तो ये तो बिजनेस, पॉलिटिक्स, ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े जुर्म कर रखे हैं, लेकिन बचे हुए हैं। कोई हथकड़ी का कड़ा बना के पहन लेता है। देखो टोटके तो करने में हर कोई लगा है, तो शायद वो बहुत अच्छा टोटका करते हैं कि वो विदेश यात्रा किसी अच्छे ज्योतिष से मिले हैं लगता है राहुल गांधी। क्योंकि भाई जितना विदेश यात्रा जाओगे उतना ही जेल जाने का जो है अगर chances कम कोई होगा। फंसाने की, देखो कहीं ना कहीं राजनीति में ये तो होता है कि एक बड़े राजनेता के ऊपर कि जब दूसरी पार्टियां आती हैं तो अपना प्रेशर बनाती हैं, तो वो भी अपना उपाय कर लेते हैं। ये बात तो केजरीवाल बोलता रहता है कि हमें फंसाया जा रहा है, हमें फंसाया जा तो रहा है। उनको अभी कुणाल जैसा कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला। उनकी कुंडली क्या कहती है? एक बार तो वो जेल होकर के आ गए,
ये जो तमाम जो केसेस जो चल रहे हैं जिसकी अब सुनवाई शुरू होगी, उसमें वो दोषी करार दिए जाएंगे, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखो, दोषी तो करार क्योंकि उन्होंने कुछ तो गलतियां उनसे हुई हैं, उसकी वजह भी मैं बता देता हूं कि जेल योग देखा जाता है 12th हाउस से। जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनका 12वें घर का मालिक बैठा है 10th हाउस में। 12वें घर का जो मालिक है वो 10th हाउस में बैठा है, और 10th हाउस हमारा ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटी। नाम इतना बड़ा है, बैकग्राउंड इतनी बड़ी है कि कोशिश तो की जा रही है लेकिन प्रबल नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं सबको ये भी लगता है कि एक ही पलड़े में, देखो मैं फिर से आपको बताता हूं कि देश अच्छा कब चलेगा और कैसे चलेगा, कि अगर नेता मजबूत है, पीएम और हमारे राज्यों के सीएम मजबूत हैं, तो प्रतिपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। अगर प्रतिपक्ष जो होगा, जो अगेंस्ट जो भी नेतागण होंगे, वो मजबूत नहीं होंगे, तो और शायद एक ही हाथ में अगर, शायद इसलिए ही राहुल गांधी मोदी जी बचे को हुए भी हैं। सही बताऊं, कहीं ना कहीं ये डर खाता होगा कि आज जिस तरीके से 15 साल मैंने अपने देश को आगे लेकर के आया हूं, मैंने जो मेहनत की है, सच बताऊं तो उन्होंने इतनी मेहनत की है कि शायद जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से लेकर के इंदिरा गांधी जी के बारे में उन्होंने भी कुछ चीजों में मेहनत की होगी, लेकिन बहुत सारे डिसीजन जो हम देखते हैं मूवीज के माध्यम से या फिर उन चीजों को हमने रिसर्च किया, तो पाया कि ये डिसीजंस बहुत पावरफुल नहीं लिए गए। अगर सैन्य बल स्ट्रांग ना होता हमारा, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे अगर सैन्य बल हमारा स्ट्रांग ना होता, तो हमारा देश तो पहले ही खत्म हो चुका होता। केजरीवाल का क्या होगा? केजरीवाल का भविष्य, केजरीवाल जी की जन्म कुंडली के 12वें घर में विष योग बना हुआ है। उनकी वृषभ लगन कुंडली तो बहुत स्ट्रांग है। कुंडली का जो लेवल है इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरह। वृषभ लगन को मैं अपने जीवन में फर्स्ट टॉप लगन चार्ट मानता हूं, और मैं बोलता भी हूं कि जब भी मैं किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखता हूं और वो वृषभ लगन हो, तो मैं बोलता हूं कि इज माय फेवरेट हॉरोस्कोप। वृषभ लगन कृष्ण भगवान का हॉरोस्कोप था। कृष्ण भगवान ने, आपको कृष्ण के अवतार भी बताते वो बताते तो हैं, वो खुद को बताते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ। बहुत हैं कृष्ण जी के अवतार तो हर लेकिन कोई आपने है। कहा कि मोदी जी की कुंडली के बराबर है, जो तो क्या- नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ। आपको पता है वो किसका अवतार है? जी पता है कि नहीं? नहीं, हमने तो वो नरसिंह भगवान का अवतार है। फिर ऐसे समझ लीजिए, खूंखार हैं वो, देश को ना झुकने देंगे, देश को ना बिकने देंगे। तो जो हमारे सीएम साहब रहे हैं अरविंद केजरीवाल हाँ। जी, उनकी जन्म कुंडली में जो उनका भाग्येश है, वो चंद्रमा के साथ 12वें घर में बैठा है। 12वें घर से ही सजा देखी जाती है। अब शनि तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन शनि नीच के भी हो गए। दूसरा विष योग, यानी कि उनके अपने लोग ही एक दिन ऐसा कोई षड्यंत्र रचेंगे कि विषैले जहर से या बातों से वो इतने डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि उनके जो अंत होगा ना, वो बहुत लेकिन सर दर्दनाक अभी होगा। हम देखें तो कंटिन्यू डाउनफॉल चल रहा है, वो जेल से वापस मैंने आए, बोला ना दिल्ली भी, में सरकार चली उनकी गई। जीवन का सबसे खराब टाइम चल रहा है, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में विष योग है। देखो, ये हमारे प्लैनेट्स हैं, अगर इनको हमने अच्छे से नहीं समझा, तो यही हमारे जीवन को एक चक्रव्यूह में ऐसे फंसा देते हैं कि हम निकल ही नहीं एक पाते। और मुख्यमंत्री हैं हाँ, ममता बनर्जी। जी ममता बनर्जी का जो योग है वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो लगातार चुनाव भी जीत रही हैं, इस बार अब अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो ममता बनर्जी का जरा चार्ट देख करके बताइए कि बंगाल का क्या होगा। देखिए, पिछले 8-10 साल सीरियसली उनके ऐसे थे कि वो मोदी साहब को टक्कर दे रही थी, क्योंकि उनकी काल पुरुष कुंडली है। काल पुरुष कुंडली यानी कि मेष लगन चार्ट। जब कली का अवतार इस धरती पर हुआ, कलयुग आया, तो वो काल पुरुष यानी कि मेष लगन चार्ट में आया। तो काल मेष लगन में इसलिए इसको मेष लगन को काल पुरुष चार्ट भी कहा गया है। अब मेष लगन और वृश्चिक लगन ये इक्वल टू, क्योंकि दोनों मंगल के ग्रह राशियां हैं, यानी कि मंगल के दो पेटे हैं। अब दोनों आपस में लड़ेंगे तो मंगल तो दोनों को ही सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। हालांकि मेष चर लगन है और वृश्चिक स्थिर लगन है, लेकिन मेल को पावरफुल माना गया है। वो लेडी है, लेकिन कुंडली उनकी पुरुषों वाली है। अगर हम देखें
तो उनके 7th हाउस में शनि बैठे हैं। शनि 7th हाउस में पति की मृत्यु देता है, वियोग देता है, या उदासी देता है, या षड्यंत्र देता है, या पति से भी मृत्यु खुद की देता है। तो मेरे ख्याल से उनकी शादी चली नहीं चली, उन्होंने की नहीं की, उसकी वजह एक शनि है। लेकिन शनि उनकी जन्म कुंडली में 10th हाउस के मालिक हैं और एकादश घर के मालिक हैं। हमारे जीवन में जो राज्य सत्ता है वो 10th हाउस से देखी जाती है, और 10th हाउस के मालिक शनि उच्च के बैठे हैं, तो उनसे पार पाना इजी नहीं है। अगर मैं और बात करूं ना, आपको जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनमें सबसे पावरफुल कॉम्पिटिटर ममता बनर्जी ही है। उसके लिए प्रॉपरली रणनीति बना करके ही उस पर ये विजय पाई अभी जा सकती उनकी है। कुंडली के मुताबिक क्या जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं उसमें उनको कोई सेटबैक मिलने वाला है? बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा, क्योंकि अभी उनकी जन्म कुंडली में जो शनि है गोचर में 12वें घर में है। गोचर में 12वें घर में शनि इस समय मीन राशि में चल रहे हैं। तो बीजेपी के पास यही एक 2.5 साल का चांस है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 50 बहुत बड़ी बात है, 50 to 90% फेवर जो है वो बीजेपी के हाथ में होगा, मतलब मोदी ममता जी के बनर्जी हाथ का में होगा। आगे आने वाला 2.5 साल जो है वो बहुत अच्छा, बहुत डिफिकल्ट क्योंकि शनि एकमात्र पावरफुल ग्रह हैं, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और राजनीति पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नीतीश कुमार का क्या हाल होगा? नीतीश कुमार जी के लिए भी ये जो चुनाव होंगे ये बहुत ही प्रॉब्लम होने में वाला है। डिफिकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव अपने आप को स्ट्रांग बनाने में लगे हैं। देखो आज के समय पे मैं बता दूं कि जैसे जितने भी युवा हैं ना, वो यूथ के हाथ में अपनी बागडोर चाहते हैं। मोदी जी 80 साल में भी यूथ से पावरफुल है। आज उनके फेस पे तेज देखो आप। तो इस समय जहां एक तरफ तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अभी प्रशांत किशोर जी, उनकी अगर हम बात करें तो उनका भी वृश्चिक लगन चार्ट है, बहुत पावरफुल। तो इस ये तीनों लोगों के चार्ट को देख के नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, तो क्या लग रहा है कि कौन इस चुनाव में? देखो अगर प्रशांत किशोर जी बाहर आ जाएं तो नीतीश कुमार जी का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन प्रशांत किशोर जी के जाने से ट्रायंगल बन गया, तो अभी उन दोनों के लिए बहुत प्रॉब्लम ये खड़ी कर देने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं कुंडली की बात करूं, पर्सनल चार्ट की बात करूं, अगर नीतीश कुमार जी को बीजेपी की सपोर्ट मिलती है तो शायद बीजेपी के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि किशोर और दूसरी जो पार्टियां हैं वो गठबंधन करके अपनी सरकार। प्रशांत किशोर के चार्ट से क्या लगता है कि क्या उनका भविष्य लग रहा है? देखो इस बार की अगर मैं बात करूं तो इस बार वो लोगों को टक्कर देंगे, या उनकी जो दूसरी जो पार्टियां हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको खराब करेंगे। इस बार वो टक्कर देंगे और दूसरे लोगों के जो बेनिफिट्स हैं उनको खराब करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद की मैं बात करूं तो मोदी जी की तरह उभरने वाली चार्ट लेके बैठे हैं प्रशांत किशोर जी। और मैं एक और चीज बता दूं कि जहां तक उनके चार्ट का सवाल है कि इस मामले में मेरा कोई उनसे ना रिलेशन है, ना कोई रिश्ता है, ना मैं उनको पर्सनली जानता हूं। आने वाले समय में अगर बिहार को बहुत अच्छा करना है तो वो अपने हाथ में बागडोर लेके भी जाएंगे और बिहार के भाग्य को अपग्रेड भी करेंगे। ये भी आज 10 साल 15 साल आपको मेरी ये बातें याद रहेंगी कि हाँ, मतलब आपके कहने इशारे के मुताबिक के 15 साल के बाद उसका समय आएगा। 5 साल के बाद इसके नेक्स्ट बार जो आएंगे बहुत मोस्ट पावरफुल पोजीशन मतलब होगी। इस वक्त जो है उनका स्टेटस जो एक वोट कटुआ पार्टी के रूप में रहेगा कि वोट काट करके वो निकल जाएंगे। परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन सर कंटिन्यू जिस तरह से नीतीश कुमार कुर्सी में बैठे हैं, वो कुर्सी क्या मानी जाए जाने वाली है उनका बुरा? क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी के सपोर्ट से एक अच्छा फ्यूचर देखो नजर आ रहा है। इन्होंने प्रशांत किशोर जी की प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है ही, इसमें तो आप कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जो मोदी सरकार को बीजेपी की जो ये टॉप नारे दिए हैं ना, ये उन्हीं के दिए हुए हैं। और अगर मैं देखूं उनका ग्राफ तो एक ही जगह माइनस में गया, जो अखिलेश जी ने उनको अपने साथ जोड़ा, और वो उतना, बट वहां पर कहते ना मोदी जी के और योगी जी के स्टार पावरफुल थे।
अगर मैं देश के और किसी राज्य की बात करूं, अगर यही और किसी वहां पर योगी जी ना होते और कोई सीएम कैंडिडेट होते, तो यूपी हाथ से 100% मैं आपको लिख के देता हूं। आपको मैं बताऊं कि ये आपने जो अब तक बहुत सारे चार्ट्स आप नेताओं के आपने रखे हुए हैं कि ये जो केजरीवाल, ममता और प्रशांत किशोर, इनके चार्ट्स के बारे में जो मुझे समझ में आया, एस्ट्रोलॉजी तो मैं जानता नहीं, कि इनका भी जो चार्ट है वो प्रधानमंत्री मोदी जैसा है, लेकिन केजरीवाल के 12th हाउस में विश्व योग बना हुआ है। ये प्रशांत किशोर का भी वैसा ही इम्पोर्टेंट है। मैं अपने प्रोग्राम्स में अक्सर मैं आपको कहता हूं कि प्रशांत किशोर जो है वो केजरीवाल है बिहार का। हाँ, बिल्कुल। एक बात समझिए कि जो डेंजर जो होता है इस तरह के नेताओं से, कुंडली आपकी अलग जगह पे है, कि जिस व्यक्ति ने ना अपने आइडियोलॉजी को डिक्लेयर किया हो, न नीति को डिक्लेयर किया हो, शेयर पैसे, पावर, सेटिंग और नारों के बदौलत अगर वो चुनाव लड़ता है, वो पता नहीं, मुझे तो आपकी कुंडली कुछ और कह रही है, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस है कि इस तरह के लोग केजरीवाल जैसे ही खतरनाक, घातक साबित होते हैं। तो ये मैं बस एक ऑफ एंड कमेंट करने वाला था। सर, देखो, अभी हाँ, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी आपने देखो बहुत अच्छा स्टडी किया, क्योंकि आप तो इससे आपका तो न्यूज़ चैनल है, आप तो डेली वर्किंग करते रहते हो। मेरे लिए अभी इतनी वर्किंग मैंने इनके ऊपर, क्योंकि मेरी जो क्लाइंटेज है वो इंडिया के बाहर बहुत ट्रैवल भी है, अच्छा, और मेरी, एक बात बता बट दीजिए। सॉरी, मैं इस बात को ऐसे बता सकता हूं कि एक बार तो सीएम बन ही गए ना केजरीवाल जी भी। अब अगर उन्होंने सोचो, आप जैसा सोचते हो वो आपको सलाहकार बना लेते, और अगर वो सही डिसीजन लेते, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में वो पीएम के भी दावेदार, लेकिन उनके अपने डिसीजन, छोटी सोच, अपने गलत डिसीजन के कारण, छल कपट के कारण, मैं कहता हूं पैसा तो कुर्सी का गुलाम होता है, पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है। एक बार वो देश के लिए, अपने दिल्ली के लिए कुछ कर देते तो। अच्छा, एक दर्शक लोगों को बताइए कि जितना तमाम आपने चार्ट देखा और भी बहुत सारे लोगों का, ऐसे कौन से नेता हैं कि जिनका जो है वो सितारा जो है वो बुलंद होने वाला है आगे आने वाले समय में, जो अभी बिल्कुल लाइंग लो हैं, लेकिन आगे समय जो है उनका बड़ा बेहतर होने वाला है? अगले 2.5 साल और उसके बाद अगले 2.5 साल नरेंद्र मोदी जी से जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये आपको मैं बता देता हूं। अभी उनकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उनके जो शनि हैं वो 5th हाउस में है, और उसके बाद ये डिसीजन देते हैं, ये रणनीति बनाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में अपने ऐसे डिसीजन ले लेता है, ऐसे चुनाव, ऐसे स्ट्रेटजी बनाता है कि उनकी स्ट्रेटजी को कोई फेल नहीं कर सकता। और इसके बाद शनि जाएंगे 2.5 साल में, यानी कि आज से अप्रोक्स 2 ईयर के बाद छठे घर में। छठे घर में जब शनि रहेंगे और बुलंद हो जाएंगे। उन्हें कोई, उनके बारे में मैं अगर बोलूंगा भी ना बुरा, तो मुझे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो उस 2.5 साल में जो मोदी जी के बारे में बुरा सोचेगा, बुरा बोलेगा, उसी के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि शत्रु हंता ग्रह है शनि, और छठे घर के वो कारक माने गए हैं, और उनकी कुंडली में तीसरे पराक्रम भाव के मालिक हैं, और चौथे घर के मालिक शनि जब छठे घर में जाएंगे तो 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, यानी कि उनके ना कोई साथ में खड़ा हो सकता। उनका जो षड्यंत्र, उनके बारे में जो बुरा सोचेगा, बुरा करेगा, वो अपने आप ही बर्बाद हो लेकिन जाएगा। आपने सब सारे बड़े लीडर्स का जिक्र किया, चाहे वो पीएम मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, नीतीश कुमार, तेजस्वी, केजरीवाल, ममता, राहुल गांधी, हमने सबके बारे में जिक्र किया जो एक जाना माना नाम है। लेकिन क्या आपको लगता है कुछ ऐसा नाम है जो आने वाले वक्त में एक सितारा चमकेगा? अभी वो नॉर्मल पॉलिटिक्स में है, लेकिन आने वाले दिनों में लोग उनकी दीवानी होगी, जनता देखो, उन्हें ऐसे ही जानेगी। मैं बीजेपी के बहुत सारे ऐसे सांसदों को मिला हूँ, ऐसे यूथ, जैसे अगर मैं बोलूं, मैंने संबित पात्रा जी की कुंडली देखी, वो बहुत ही क्लोज हैं हमारे, बहुत ही क्लोज। तो उनकी कुंडली में भी सूर्य और बुध, जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा और मंगल लगन में विद्यमान है, ऐसे ही संबित पात्रा जी की जन्म कुंडली में लगन में सूर्य और बुध विद्यमान है, और वृश्चिक लगन चार्ट है। जैसे चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग है, ऐसे ही सूर्य बुध आदित्य योग है।
तो ये इतना पावरफुल योग है कि ये ऐसे कुछ कुंडली वाले लोग, चाहे और भी दूसरे ऐसे भी बहुत सारे, मैं देखो अभी क्योंकि सब पर्सनल क्लाइंट्स हैं, सब जब मिलते हैं ना तो सबसे पहले पूजा जी यही बोलते हैं कि हमारे बारे में बाहर शेयर मत करना। और सही बताऊं तो मेरा अपना एक रूल भी है कि मैं कांग्रेस के भी चाहे मेरे क्लाइंट हो चाहे बीजेपी के क्लाइंट हो, पर्सनली जब मुझसे कोई जन्म कुंडली दिखाता है तो वो जब तक वो मेरे सामने बैठा है उसकी चीजें तब तक सामने हैं, जब वो चला जाता है तो उसकी कुंडली उसकी चीजें मेरे माइंड से हट खैर जाती वो हैं। प्राइवेसी होनी भी हाँ, चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी सार्वजनिक नहीं हो सकती। हमने अभी तक जितनी बातें की है ना, ये वो बातें की हैं जो सार्वजनिक कर सकते हैं। हमने सही किसी बात है। की पर्सनल, आप सोचो कि इस बीजेपी में कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी क्लाइंटेज हैं हमारी, बट सिर्फ वो उनके घर तक की क्लाइंटेज है कि उसके बाद ये एक प्राइवेसी है। ना मैं अपने फेसबुक पे हाँ, डालता बिल्कुल हूँ, सही ना बात मैं है। इंस्टाग्राम पे डालता हम हूँ। लोग किसी के कितने फिल्म स्टार ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पर्सनल चीजें उनकी बाहर जाए। तभी तो समस्या होती है तो लोग सबसे पहले ज्योतिष के पास जाते हैं। लेकिन सर एक चीज बहुत बड़ी समस्या है, वो प्रॉब्लम तो मुझे लगता है मेरे साथ भी है। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है लेकिन टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरे जन्म का समय क्या है, तो मैं कैसे ज्योतिष के पास पहुंचूं? क्या बिना टाइम ऑफ बर्थ के चीजों को पता लगाने में क्या मुश्किल आती है, परेशानी देखो, आती है? अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो जन्म चार्ट तो नहीं बन सकता। जी जी। अगर डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो जन्म चार्ट कैसे बनेगा? क्योंकि उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस का भी होना होना जरूरी है। हाँ, अब आपके पास बर्थ चार्ट नहीं है लेकिन आपके बच्चे हैं, तो मैं आपके बच्चों के आधार पर, यानी कि आपकी कुंडली में तो योग होगा ना कि आपके कितने बच्चे होंगे, ऐसे ही बच्चों की कुंडली में भी योग होता है कि वो किस ग्रह के आधार पर जन्मा है। यानी कि उसके पिता के ग्रहों की स्थिति क्या होगी, उसकी माता के ग्रहों की स्थिति क्या होगी, उसका आधार बनाते हैं हम। तो यानी कि अगर हम आपके बड़े बच्चे की कुंडली से पिता की कुंडली बना सकते हैं, और आपके हस्बैंड की, और आपके छोटे बच्चे से हम आपकी कुंडली चार्ट बना सकते हैं। यानी कि जो बच्चों का द्वादशांश चार्ट होता है उससे 80 to 90% हम माता और पिता की कुंडली चार्ट बना देते हैं। अगर एक ही बच्चा है तो वो दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है, ये तो बड़ी बना नई सकते जानकारी आई हैं। है। और सही बताऊं कि आज देखो एस्ट्रोलॉजी में करते करते मुझे 25 साल 26 साल 27 साल हो गए। 98 से अगर कैलकुलेट करें तो शायद 26-27 साल हो गए। अगर मैं आधे घंटे आपके साथ बैठूंगा, सिर्फ बात करूंगा, तो आपकी कुंडली तो मैं वैसे ही बना दूंगा। फेस रीडिंग नहीं, एक्चुअली सारे ग्रह आपके शरीर में ही विद्यमान है। आप कितना अच्छा बोल रहे हो, आपकी वाणी का प्रभाव कैसा है, सरल है, हार्ड है, इससे आपकी मरकरी की पोजीशन पता चलती है, आपकी ब्यूटी से आपके वीनस की, आपके ज्ञान से आपके जुपिटर की, तो हर चीज आपकी बातों शूट से। के बाद मिलना पड़ेगा मुझसे पर्सनली। सर एक चीज और है, बहुत सारे लोग कुंडली मिलाते हैं, शादी के पहले बहुत सारी चीजें की जाती हैं, योग कितने मिल रहे हैं, सही मुहूर्त, कब शादी करें, मतलब बहुत सारी चीजें हम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आजकल देख रहे हैं, खैर नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये चीजें पर्सनल होती है, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों, सेलिब्रिटीज बहुत सारे इन दिनों हम देख रहे हैं, कंटिन्यू डाइवोर्सेस के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो उस तरह की समस्या क्यों हो रही है? वो भी केसेस आ रहे हैं और वो भी कुछ ड्रम में पैक वाला। कुछ अफेयर, मैरिटल अफेयर, हाँ। ये सब चीजें देखो कहीं ना कहीं आपकी नियति डिसाइड है। मनुष्य के जीवन में उसकी ग्रह स्थिति बताती है कि उसके अपने प्रारब्ध क्या रहे होंगे। कहते हैं ना कि बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए, आम खाने के लिए तो आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। आपके कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ सकते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आप जो कर्म कर रहे हो, इन कर्मों का फल भोगने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। चाहे इस जन्म में भोगो चाहे अगले जन्म में भोगो, भगवान से कुछ भी अछूता नहीं रह सकता। मैं एक छोटी सी बात, आपने सुना होगा कोरोना हुआ था। कोरोना कैसे, ये भी आपको पता होगा कि कौन सी कंट्री की वजह से हुआ, कौन सी? चाइना की वजह से। एक्चुअली दुनिया के सभी के मुंह पे एक ही नाम था कि चाइना से ये कोरोना आया है। बट फिर मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं कि जब चाइना ने ये कोरोना पैदा किया, उससे पूरी दुनिया में लोग मरे, तब भगवान क्या कर रहे थे? भगवान में तो बिलीव करते हो ना, मेरा बहुत बिलीव है, पर उस समय भगवान क्या कर रहे थे? जब केदारनाथ में त्रासदी हुई उस समय भगवान क्या कर रहे थे? सुनामी आती है तब भगवान कहां पर होते हैं? भगवान यहीं पर होते हैं। भगवान एक एनर्जी के रूप में है। भगवान इस प्रकृति को बैलेंस करना, ये प्रकृति अपने आप बैलेंस कर लेती है। मनुष्य का जब पाप बढ़ता है ना,
तो ईश्वर बस ऐसे हाथ फेरते हैं और प्रलय हो जाती है और धरती समाप्त हो जाती है। फिर अच्छा और बुरा पता नहीं होता, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। तो यही पाप और पुण्य हमें समझने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसी त्रासदी उत्पन्न ना हो, ऐसी भयानक मौतें हमें ना देखनी पड़े, तो हमें अपने कर्म ट्रैक पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप भारत की कुंडली को देख के क्या आपको समझ में आ रहा है? जैसे कोरोना एक कोविड एक आपदा थी, आने वाले वक्त में कुछ ऐसी आपदा भारत देखो, के लिए अभी तो भारत की जो कुंडली है वृषभ लगन है, और हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे जो पंडित राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक सूर्य नारायण आचार्य एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते थे उज्जैन से, उनको बुलवाया था, उनसे समय निकलवाया गया। बहुत लोगों ने मेरे से ये भी सवाल किया कि जब प्रॉपरली चार्ट देख करके कुंडली बनाई गई तो फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स, तो मैं यही कहूंगा कि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, उनसे निपटने का जितना अच्छा तरीका हम भारतीयों को आता है ना, दूसरी कंट्रियों के पास उतना अच्छा तरीका नहीं है। तो भारत सोने की चिड़िया था, लूट लिया, लेकिन आने वाले समय में आपका जीवन समाप्त नहीं होगा। और मैं आपको बताऊंगा, कभी हम मिलेंगे और आप देखोगे कि भारत इस पूरी धरती पर जितने भी देश हैं सबसे ज्यादा ग्रो अप करने वाला देश बनने वाला है, क्योंकि भारत की वृषभ लगन चार्ट है। कृष्ण भगवान वृषभ लगन, षड्यंत्र को रोकना और चक्रव्यूह को ब्रेक करना और कब क्या स्टेप लेना, कब किसको मारना कब किसको मरवाना। कृष्ण जी से बड़े कूटनीतिज्ञ शायद कोई चाणक्य जी तो आ जाएं, लेकिन कृष्ण भगवान का कोई कंपेयर नहीं हो सकता। तो ऐसी कुंडली है हमारे देश की भी, कि हमारे देश में सभी कुछ है, षड्यंत्र भी है, विनाश भी है, प्रोग्रेस भी है। आज हमारे देश के कुछ लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, बिजनेस को जितना मर्जी बिजनेस है वापस से ले आते हैं, कमा के ले आते हैं। कितनी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं जो हमारे देश के भारतीयों ने कब्जा कर ली हैं। आज सीईओ, आज सुंदर पिचाई जी को ले लीजिए, आज गूगल के सीईओ, ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं, उनका तो नाम फेमस हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, और कहीं ना कहीं भारत की तकदीर, अगर उनको पूछो ना कि उनकी इन्वेस्टमेंट कहां पर है, तो उन्होंने भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप भारत भारत बात कर रहे हैं, आपने भी सवाल किया। हाँ। ये एक विवाद चल रहा है कि इंडिया नाम रखा जाए या भारत रखा जाए। क्या भारत नाम बदलने से हिंदुस्तान को फायदा होगा या इंडिया ही रहने दिया जाए? ये आपने सवाल किया, ये एक बहुत पहले एक बहुत पहले, आज से करीबन 5-7 साल पहले, 8 साल पहले मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, ओके। और इस पे मैंने बताया था कि भारत की और इंडिया की जो न्यूमरोलॉजी है उसमें, जैसे अगर हम इंडिया की न्यूमरोलॉजी देखें तो 1 नंबर बनती है, भारत की हम देखें तो 5 बनती है। 5 यानी कि मरकरी, मरकरी यानी कि लिक्विडिटी। अगर भारत की कुंडली हम देखें तो उसमें जो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश हैं वो शुक्र, शनि और बुध हैं, और इसको त्रिकोण भी कहते हैं। जन्म कुंडली में ये सबसे पहला आधार है कि त्रिकोण के जो प्लानेट हैं वो तेजी से आपकी किस्मत को बदलने में सपोर्ट करते हैं। कोई भी रत्न आप पहनोगे तो त्रिकोण का कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको त्रिकोण रत्न रिकमेंड करेगा। अब त्रिकोण में पंचम भाव में भारत की कुंडली में सिंह राशि उदित हो रही है, सिंह राशि के कन्या राशि उदित हो रही है, उसके स्वामी बुध अपने से 11वें तीसरे घर में बैठे हैं, और 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन। अगर मैं राजयोगों की बात करूं, मैं जितनी भी कंट्रियों की कुंडलियां बनाऊंगा तो सबसे ज्यादा राजयोग हमारे भारत की कुंडली में मिलेंगे। तो भारत, जितना हम भारत नाम बोलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे मेरा नाम अगर डॉक्यूमेंट नेम पूछो तो विकल कुमार है, बट मैंने न्यूमरोलॉजी के आधार पर, अपनी जन्म कुंडली के चार्ट के आधार पर, अपनी ग्रह स्थितियों के आधार पर अपना नाम कुणाल रख लिया, के कुणाल कुमार, कंपनी का नाम कुणाल वास्तु केंद्र। तो इसी तरीके से ये जो नाम है ना भारत, ये अद्भुत है। वृषभ राशि, स्वामी शुक्र, भारत, इसमें भी पहले बी आएगा, उससे भी वृषभ राशि इंडिकेट, यानी कि जो आपका सेनापति है, आपका जितना मजबूत होगा, राजा जितना मजबूत होगा, वही देश को अग्रिम आगे तरक्की की ओर ले जा सकता है। तो अगर हम भारत नाम जितना भी प्रोनाउंस करेंगे, जितना बोलेंगे, हमारा भारत पावरफुल एक्टिवेट होता जाएगा। देखो नाम क्या है, इससे हमारे वो ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं जो ग्रह हमारे लिए सपोर्टिव है। इंडिया से सूर्य बनता है, सूर्य जो है कहीं ना कहीं हमारी जन्म कुंडली में
तीसरे घर में बैठ के मंदार दोष भी बना रहे हैं। जब शनि और सूर्य की युति बनती है तो सूर्य और शनि, कभी भी आप गूगल पे सर्च करके देखोगे, किसी से भी पूछोगे, सूर्य यानी कि पिता और सूर्य, जब सूर्य शनि किसी की भी कुंडली में बैठ जाए तो पिता के साथ मिस हैपनिंग हो चलिए, तो बहुत जाती है। गर्व की बात है कि हम भारत के निवासी बिल्कुल हैं। सही है। पॉडकास्ट खत्म करने का सर वक्त हो रहा है, तो जल्दी जल्दी जो भी क्वेश्चन है पूछ लेते हैं। देखिए, एक मेरा सवाल है, और हर कोई चाहता है कि वो भाई उनके पास पैसा हो, घर गाड़ी बंगला सब कुछ हो। करोड़पति कैसे बना जाए फटाफट? देखो, करोड़पति बनने के लिए कोई सूत्र नहीं है जी। कि आपने चुटकी बजाई और आपने हाथ पे कुछ लिख लिया, आपने कोई प्रयोग किया। इसके लिए जैसे मैं, क्योंकि बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है हमारा, कि मैं आपको बेसिक बताता हूं कि हमारे जीवन में 100% में 50% हमारे कर्मा काम करते हैं। 50% में कर्मा का रोल है, यानी कि आप अपने कर्म करते रहो, आपको फल जरूर मिलेगा। कर्म के पैदा होने के बाद, कर्म जब पैदा होता है तो कर्म यानी कि बेटा, और फल यानी कि भाग्य यानी कि पोता। तो बिना बेटे के पोता तो हो नहीं सकता। तो बेटा पैदा होगा तभी भाग्य पैदा हो सकता है, तभी पोता पैदा हो सकता है। तो ऐसे ही कर्म और भाग्य का आपस में संबंध है। तो हमारे जीवन में कर्मा का जो रोल है वो 50% है। उसके बाद जो बचा हुआ 50% है, उसमें से 25% में आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी चैरिटी, आप दान पुण्य क्या करती हैं, आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करती हैं, आपका अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, पति, बुआ, भाभी, इनके साथ बर्ताव कैसा है, 25% ये डिसाइड करता है। बचे हुए का 25% में 10%, 15% एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक पेड़ का तना है, शाखा है। अब उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें 2% न्यूमरोलॉजी, 2% पॉमिस्ट्री, 2% सामुद्रिक शास्त्र, सबको मिला लीजिए। लेकिन करोड़पति बनने का जो तरीका है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस की पोजीशन अच्छी है, 11th हाउस, क्योंकि 11th और सेकंड हाउस धन के माने गए हैं, इनकी पोजीशन अच्छी है, तो सिर्फ आप इन दोनों भावों को समझ के अपना कर्म ट्रैक ठीक करिए, आप करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। और ये बताइए कि बहुत सारी चीजें होती है कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अचानक से डाउनफॉल हो जाता है, या फिर अर्श से फर्श तक जो कहते हैं कि वो मनुष्य के जीवन में उत्थान और पतन, हाँ। लाभ और हानि, सब कुछ ग्रहों की गति पलटने से होता है। आपके ग्रह अच्छे चल रहे हैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब ये ग्रहों की गतियां डगमगाती हैं तो लाइफ में ट्रबल्स ले आती हैं। अचानक से अर्श से हम फर्श पर आके रहते हैं, या अच्छे ग्रह की दशा आई तो फर्श से अर्श पर चले गए। तो हमें ज्योतिष को समझने के लिए जरूर प्रयोग करना चाहिए कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो हमारे जीवन में जरूर जुड़ा होना चाहिए, जो हमारा सही समय पर हमारा मार्गदर्शन कर सके, हमें बता सके कि वो कौन सा समय है कि उस समय पर लिए गए हमारे जो डिसीजन हैं वो सिर्फ शुभ फल देने वाले जीवन होंगे। में क्या चाहिए? स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर परिवार में खुशहाली है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलते रहे, नौकरी चाकरी सब कुछ अच्छे से चले। एक अच्छा सा उपाय मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को जाते जाते बताएं कि क्या वो उपाय करे जिससे जीवन में खुशहाली आए। देखिए, वैसे तो हम एक कुंडली बनाते हैं, उसका नाम है कर्म कुंडली। तो कर्म कुंडली को सुन के आपको ये तो समझ ही आ गया कि मैं कर्म प्रधान, कर्म में बहुत बिलीव करता हूँ। लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है, उपायों से व्यक्ति को मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। आपने फिर उपाय की बात की। मैं एक और चीज आपको बता दूं कि मैं हमेशा ये समझता हूं कि हमारे कर्म ऐसे हों कि हमें जीवन में उपाय करने ना पड़े। जरूरत ही ना पड़े। उपाय किस आदमी को करने पड़ते हैं? जिसने अपने कर्म ट्रैक को खराब किया हुआ है। अलाइन करने के लिए आपको उपायों की नीड है, बट उपायों का किसी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि ये पाप कर लो और ये उपाय करने से ठीक हो जाएगा, वरना हमारा विश्वास अपने शास्त्रों पर से उठ जाएगा। अच्छा, 100 गायों को चारा खिलाने से किसी मैरिटल अफेयर का दोष खत्म हो जाएगा? तो सब लोग जितने भी ये मैरिटल अफेयर चलाने वाले हैं तो कहेंगे कि आज ही पाप किया, शाम को 100 गायों को चारा भिजवा दो, क्योंकि पैसे की तो कमी नहीं है। पैसे वाले लोगों के पास तो कुछ भी कमी नहीं है। तो किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि उपाय करने चाहिए, लेकिन फिर भी जिस एस्ट्रोलॉजर का, जिस पंडित जी का, जिसका भी समय बढ़िया चल रहा हो, वो जो भी बताता है उसकी चीजें उपायों में परिवर्तन हो जाती हैं कि आपको चीजें बताई और आपको वो सूट कर गई। इसकी सबसे बड़ी वजह कि आपका सही समय आने वाला था और आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को मिली कि जिसका समय बढ़िया था। अब आज सपोज मेरे ऊपर शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र मेरे भाग्येश और धनेश होकर के 10th हाउस में बैठे हैं। आप पूजा जी यकीन नहीं मानेंगी कि आज जितने भी लोग मुझे जीवन में मिल रहे हैं, जितने भी लोग, चाहे वो अपने भारत में है, चाहे विदेशों में है,
हमारा दुबई में भी ऑफिस है, चाहे किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, वही लोग कुंडली देखता हूं तो मुझे लगता है इसकी किस्मत तो 2 महीने बाद बदलने वाली है, इसका तो ये भला होने ही वाला है। तो भगवान सिर्फ हमें एक माध्यम बनाता है। तो दुनिया का हर एस्ट्रोलॉजर किसी न किसी के लिए एक माध्यम मात्र है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं मतलब बदलता। वो इसलिए लाखों की कहते हैं पूजा, कि हीरा पन्ना, मूंगा, ये सब इतना नहीं, कुछ करने स्टोन्स की जरूरत स्टोन्स नहीं है। देखो काम करते हैं कि अगर आपको जीवन में बहुत सारे रत्नों के बारे में कोई ना कोई बताता, ही है, बिल्कुल। बट मैं आज बता देता हूं कि पूजा जी, जिस दिन आप इस धरती पे, मुझे नहीं लगता कि मेरे से अच्छी स्टोन थेरेपी कोई दे सकता है, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि जन्म कुंडली में एक होता है लॉर्ड ऑफ जेम्स, एक आपका लगन असेंडेंट का मालिक, एक आपका पंचम, आपका 5th हाउस का मालिक, कारक रत्न जिसको कहते हैं, और एक होता है लक हाउस जो भाग्य का रत्न है। अब लग्नेश, पंचमेश और नवमेश तो कोई भी रिकमेंड करता है, हर कोई, लेकिन अगर यही तीनों प्लानेट नीच के बैठे हैं, यही तीनों प्लानेट 6, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये रत्न कभी नहीं धारण करने चाहिए। उस कंडीशन में आपको समझना चाहिए कि आपकी कुंडली का लॉर्ड ऑफ जेम कौन सा है। और यही मैं सजेस्ट करता हूं कि जीवन में जितने रत्न मैं हर रोज महीने में बताता हूंगा, शायद इतनी रिकमेंडेशन कोई कर नहीं सकता। और मैंने आज तक जिसको जो रत्न रिकमेंड किया है, उसकी किस्मत बदली है। ये मेरा समय बढ़िया चल रहा है, ये मेरे शिव भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, या मेरी सोच अच्छी है, या मेरी नियति यही लिखी है ईश्वर ने, पता नहीं। बट मैं फिर भी कहता हूं कि आई बिलीव कर्मा। मेरा जब कोई व्यक्ति सामने आता है तो हर क्लाइंट को देख करके मेरे मन में बस ये विचार आता है कि ये शिव भगवान या पार्वती माता या भोलेनाथ मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इसको बेस्ट बताऊं, ताकि अगर ये शिव भगवान हो तो मुझे ये बोल के जाएं कि तू पास हो गया। तो जेम ऑफ रत्न अगर किसी को पता चल जाए तो वो उसकी किस्मत में उसको करोड़पति भी बनाता है, उसके घर की कमी को भी दूर करता है, उसके पार्टनर को भी डाइवर्ट नहीं होने देता, उसके जीवन में कभी कोई ट्रबल आने ही नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपका ऐसा बॉडीगार्ड है जैसे प्रभु राम जी के भक्त हनुमान जी थे, उन पे आंच आने से पहले वो खुद खड़े हो जाते थे। तो ऐसे ही अगर लॉर्ड ऑफ रत्न आपको, लॉर्ड ऑफ जेम्स आपको पता चल गया, तो समझ लीजिए ये आपके किस्मत को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका उसके लिए निभाएगा। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि सही समय में हम सही एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहूंगा, मैं तो इतने देर से भोलेनाथ की बात हो रही है, मैं तो अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि इस देश के ऊपर भोलेनाथ की कृपा है। बिल्कुल। ये मैं कई बार कहता हूँ। देखो, और मैं आज एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैं सबको बताता हूं, और ये इसको अब क्योंकि आपने उपाय बोला था तो मुझे याद आ गया कि हर इंसान को ये करना चाहिए, और जिस इंसान ने भी इसको कंटिन्यूटी जीवन में फॉलो कर लिया, उसको जीवन में कुछ समय बीतेगा और स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। और मुझे इतना पता है कि आप भी कहीं ना कहीं इसको फॉलो करोगे। दोस्तों, मैं 2-3 टिप्स आपको दे रहा हूं कि जब आप सुबह उठते हैं तो 21 बार अपने बिस्तर पर ही बैठ करके पूरब की तरफ मुंह करके 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पर रखें, और फिर सीधा अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें। माता पिता नहीं है तो आपने कोई फोटो लगाई है तो वहां जाकर के उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। ये एक टिप्स है जो दुनिया के हर इंसान को सही रास्ता दिखाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और जितने भी लोग इसको करते हैं वो आगे तरक्की कर रहे हैं। जिसकी मैरिड लाइफ खराब है, जिसके घर में कलेश चल रहा है, उसको चाहिए कि उस घर के पुरुष को अगर तरक्की नहीं हो रही है, करोड़पति नहीं बन रहा है, तो 40 दिन लगातार सुबह उठ करके अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले उनको 1 कप चाय पिलाएं। एक ट्रे में बढ़िया व्हाइट कलर की ट्रे हो, उसमें 2 कप विद प्लेट, और चाय बना के 5 तुलसी के पत्ते डाल के बेड पे लेके जाएं, पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से, और 40 दिन ये करें। इसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब आप करेंगे, जेन्युइन बता रहा हूं कि आपको लक्ष्मी जी के उपायों को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इतना दुर्लभ उपाय है। जिस परिवार में ग्रह कलेश हो, जिस घर में बहुत वास्तु दोष हो, हफ्ते में 1 दिन पूरा परिवार बैठ करके मंत्र चैंटिंग करे, सिर्फ आधा घंटा, पूरा घर एक साथ बैठ के ओम चैंटिंग करे, या महामृत्युंजय या गायत्री मंत्र का चैंट करे, और प्यार को बढ़ाने के लिए, तरक्की को करने के लिए
एक बार पूरा परिवार जमीन पे बैठ करके एक साथ खाना खाए, और बॉन चाइना प्लेट जो हम यूज करते हैं उसको यूज करना बंद कर दीजिए। जो प्लेटें आप यूज करें, कांसे की करें, कॉपर की कर लें, चलो चांदी तो महंगी होती है, तांबे की कर लें, या स्टील की प्लेट। पुराने समय में स्टील कितना यूज होता था, आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन से विलुप्त तो होता जा रहा है। बट मैं कहता हूं हर घर में स्टील के बर्तन होने चाहिए। जब आपके कोई मेहमान आए, आप बड़ी महंगी क्रॉकरी रखो, लेकिन जब आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाएं ना, तो स्टील के बर्तन में खाना खाना या पीतल के बर्तन में खाना खाना आरंभ कर दें। मैं कहता हूं भाग्य, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पड़ोसियों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी सलाह देने वाले एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे कि ये उपाय करो, और किस्मत तुम्हारी खुद ब खुद बदलने के लिए आपके घर में आ जाएगी। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से आज ये पॉडकास्ट, जनरली हम लोग पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत करते हैं, लेकिन आज की इस डिस्कशन से, बातचीत से 3-4 चीजें साफ हो रही है। एक, भोलेनाथ की कृपा, जो मैं बार बार कहता हूँ, देश के ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो चार्ट है भी बहुत ही स्ट्रांग है, और अगले 2.5 साल और उससे ज्यादा उसके बाद आने वाले 2.5 साल में मजबूत होने वाला है। अरविंद केजरीवाल मुसीबत में आएंगे। ममता बनर्जी अगले 2.5 साल में बहुत ही वीक पोजीशन में रहेंगी। प्रशांत किशोर एक उभरता हुआ चेहरा है। नीतीश कुमार का जो सितारा है वो थोड़ा मध्यम पड़ रहा है। तेजस्वी यादव वो शाइन करेंगे। इन राजनीति के क्षेत्र में ये सारी चीजें हो रही है। पाकिस्तान तबाह होगा और हिंदुस्तान भोलेनाथ के आशीर्वाद से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर बिल्कुल। होगा। और जीवन में आप अच्छे कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमने यही समझा कुणाल जी से कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो जरूर आपको फल मिलेगा, और सही वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि सही वक्त आपके जीवन में खुशहाली लेके आएगा। तो कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी सारी चीजों की जानकारी दी, इतना वक्त आपने निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज हमारे खास मेहमान थे कुणाल जी, जिन्होंने बताया कि कैसे अच्छे जीवन को जी सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन कैपिटल टॉक में हमारी कोशिश रहेगी कि हम लगातार अलग अलग मेहमानों से बातचीत करेंगे और खास वीडियो आप तक जरूर लेकर आएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।